नमस्कार। YouTube चैनल पे आर्मी के लिए 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैथ के लिए लेके आए हैं। इसमें से 80% क्वेश्चन ओरिजिनल लास्ट ईयर के पेपर के हैं तथा 20% क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो अपन इसी के साथ चालू करते हैं। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ ये अपन टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी? इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, ऊपर क्या आएगा? वर्ष। अब यहाँ पे अंतर कितना है? अंतर यहाँ पे दे रखा है आपके 20 रुपये। मूलधन अपन को निकालना है। अंतर दे रखा है अपने पास 20 रुपये और मूलधन अपन को क्या करना है? निकालना है। इंटू दर कितनी दे रखी है? दर अपने पास है 20%, 20/100 और समय अपने सामने कितना है? 2 वर्ष। अपन को मूलधन निकालना है तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया और 2 से 10 को काटा कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 20 बराबर मूलधन इंटू 2/1/5 का स्क्वायर। यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो 20 बराबर मूलधन इंटू 1/25। 25 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 को अपन उधर ट्रांसफर करेंगे तो मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? 20/25। 20 × 25। मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? 20 × 25। तो 25 का दुगना कितना हो जाएगा? 50। 50 से पीछे 0, 500। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 500। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 kg चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें 1 kg पानी और मिला देने से चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा? अपन को ज्ञात करना है। अपने पास क्या है? चीनी और पानी का घोल। एक चीनी और पानी का घोल है। चीनी और पानी के घोल का वजन कितना है? दोनों का वजन मिला के अगर जोड़ें तो कितना वजन है? 3 kg। 3 किलो चीनी और पानी का अपने पास क्या है? घोल है। अब उसके अंदर 40% क्या है? चीनी है। 40% चीनी है तो सीधी सी बात है 100 kg का अपन घोल मान लेते हैं। तो क्यों परसेंटेज हमेशा किस में तो होंगे? 100 में। तो 40% चीनी है तो बची हुई कितनी होगी? 60% क्या होगी? पानी होगा। अब उसने कहा है इसके अंदर 1 किलो पानी और मिला दिया। कितना पानी मिला है? 1 किलो पानी और मिला दिया। तो वो कह रहा है कि भाई नए निकले हुए अनुपात, जब 1 किलो पानी मिला है उसके बाद में जो अनुपात है वो अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अनुपात कितना आएंगे? 0 से 0 काट दिया और यहाँ से 2 से काटा कितना? 2 और यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो अपने पास अनुपात पहले कितना था? 2:3। अब इसके अंदर मैंने 1 kg पानी और मिला दिया। 1 kg पानी मिलाने के बाद में अनुपात कितने होंगे? ये निकालने पड़ेंगे। अब निकालेंगे कैसे अपन? इसके अंदर चीनी कितनी है केजी में और पानी कितना है केजी में, वो अगर निकाल दूं तो इसके अंदर मैं 1 kg पानी और जोड़कर आगे वाला अनुपात आ जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे आयु वाला टॉपिक अपन करते थे, ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3। ए व बी की आयु का योग है अपने सामने 15 वर्ष। तो ए की उम्र निकालें। तो वैसा ही सेम का सेम कॉन्सेप्ट है, 15 साल बटा 5 × 2। तो ये अपने सामने किसकी उम्र आ जाती है? ए की। तो ऐसे कैसे इसमें भी वही का वही अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो जो अब टोटल अपने पास मिश्रण कितना है? टोटल अपने पास मिश्रण है 3 kg। 3 किलो मिश्रण है तो मिश्रण में अनुपातों को जोड़ कितना है? 5। तो बटा क्या करूंगा? 5। अब अपन को चीनी का वजन निकालना, तो चीनी का अनुपात कितना है? 2 × 2 कर लेंगे। तो अपने पास चीनी आ जाएगी 6/5। अब 6 के अंदर में जैसे 5 का भाग दूंगा तो कितना? 1 फिर 0.2 यानी कितना आ जाएगा? 1.2 kg। अपने पास कितनी आ गई? 1.2
kg। अपने पास चीनी आ गई इस घोल के अंदर, जो 3 किलो का घोल है, इसके अंदर चीनी कितनी है 1.2 kg। अब इसके अंदर मेरे को पानी मिलाना है, तो पानी की मात्रा अपन को निकालनी है। तो पानी की मात्रा अपन को निकालनी है, तो 3 बटा टोटल अनुपात कितना है 5 इंटू अपन को क्या करना है 3, तो कितना आ जाएगा 9/5। अपने पास आ गया 9/5। अब 9 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1.8, कितना आ गया 1.8 kg। तो यहाँ पे अपने पास पानी आ गया 1.8 kg। ठीक है, अब अपन को नया अनुपात निकालना है। तो घोल के अंदर अपन ने चीनी और पानी का घोल है, उसके अंदर पानी एक्स्ट्रा मिला है। चीनी तो पहले चीनी थी, अभी भी उतनी रहेगी। तो पहले चीनी थी 1.2, तो चीनी तो 1.2 ही रहेगी। अब पानी अपन ने 1 kg मिला दिया, तो पहले 1.8 kg पानी था, 1 kg पानी और मिला दिया, तो पानी टोटल कितना हो गया 2.8 kg हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब अपने सामने पॉइंट दशमलव के 1 अंक पहले पॉइंट दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, हट गया। अब अपने पास संख्या कितनी रही 12 और 28, तो इसको किससे काटूं, 4 से काट लो 3 बार, और इसको 4 से काटा कितनी बार 7 बार, तो अपने पास कितना आ गया 3:7। अपना सही आंसर कितना है 3:7। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अपने सामने है, 5 रुपए में 8 फल खरीद कर 8 रुपए में 12 की दर से बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपने सामने सीधी सी बात है, इसको करने से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जो वस्तुओं की संख्या को है ना, वस्तुओं की संख्या को इधर रखें और रुपयों को हमेशा इधर रखें, और वस्तुओं की संख्या को बराबर कर दें। अगर मैं आपको कहूं कि 2 रुपए में 4 फल खरीद कर 2 रुपए में ही जैसे अगर मैं कहूं 5 रुपए में 5 फलों की रेट है 10 रुपए, और 5 फलों को मैं खरीद के लाया और उन 5 फलों को मैं 12 रुपए में बेच दूं, 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच दूं, तो मेरे को 2 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, वस्तुओं को एक तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, रुपयों को उधर रख देंगे, और वस्तुओं की संख्या को क्या कर देंगे बराबर। जैसे 8 फल है, 8 फल को कितने रुपए में खरीद के लेके आया 5 रुपए में, तो 8 वस्तुएं कितनी है 8 फलों को खरीद के लेके आया 5 रुपए में। ठीक है, ये उसका क्या है खरीद मूल्य। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है कि भाई 8 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। अब 12 फल उसने बेचे कितने में है, 12 फल उसने बेचे हैं 8 रुपए, ये उसका क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे अपन सवाल करने में दिक्कत क्यों आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है कि यहाँ पे अपने पास वस्तुओं की संख्या अलग अलग है और रुपयों की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए अपन को सवाल को सोल्व करने में कहाँ आ रही है दिक्कत आ रही है। अगर मैं वस्तुओं की संख्या समान कर दूं तो सवाल को सोल्व करने में अपने पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि 5 फल 10 रुपए में खरीद कर उन्हीं 5 फलों को मैं 12 रुपए में बेच दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 रुपए का अपने पास क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। अब इस सवाल में मेरे को ये इसलिए दिक्कत आ रही है, और वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 12 है तो अपन इधर किसका गुणा कर देंगे 12 का, अगर इधर 12 का गुणा किया तो इधर भी किसका करूंगा 12 का गुणा करूंगा। अब यहाँ पे अपने पास कितनी संख्या 8 है, तो 8 इधर है तो 8 का इधर भी गुणा कर दिया, और 8 का मैंने किधर भी गुणा कर दिया इधर भी। अब 12 का 8 से गुणा किया कितना जाएगा 96, तो अपने पास कितने फल हो गए 96 फल, और 12 का 8 से गुणा किया तो कितना आ गए 96, तो अपने पास वस्तुओं की संख्या समान हो गई कि नहीं होगी, हो गई। और यहाँ पे कितना जाएगा 12/8, यानी कि 60 रुपए में उनको क्या किया है खरीदा है, और 96 फल कितने में बेचे हैं 64 रुपए में। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक कोई बॉक्स है उसके अंदर 96 फल है, उन 96 फल के बॉक्स को उसने 60 रुपए में खरीदा है, 64 रुपए में क्या कर दिया बेच दिया। तो अपन को लाभ या हानि का प्रतिशत पता लगाओ। पहले तो बताओ कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ हुआ है, सीधी सी बात है, 60 रुपए में चीज को खरीदा और 64 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए का लाभ हुआ है। और प्रतिशत लाभ हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है, या हानि, प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभ अथवा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यानी कि लाभ हानि हमेशा किसके ऊपर निकाली जाएगी क्रय मूल्य के ऊपर। तो अपने सामने लाभ हानि कितनी हुई 4 रुपए का लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है, खरीद मूल्य कितना है 60 रुपए, खरीद मूल्य कितना है 60 रुपए, इंटू में क्या करूंगा 100। तो अब इसको मैं काटूंगा तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3।
तो 30 अपने पास कितना रहेगा 20/3। तो 20/3 करूंगा तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 सही 2/3%। तो यहाँ पे अपने पास 6 सही 2/3% कहाँ पे है, सी ऑप्शन, यानी कि 6 सही 2/3% का क्या हो गया लाभ। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन रमेश से 20% अधिक कुशल है। रमेश अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अपने पास देखो दो व्यक्ति है, रमेश और सोहन। अब मोहन, अपने पास क्या दो व्यक्ति है, एक रमेश है, एक अपने सामने क्या है मोहन। अब रमेश और मोहन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, रमेश प्लस मोहन, ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 15 दिन में। ठीक है। अब रमेश मोहन से, सवाल में आगे कह रखा है मोहन रमेश से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि अब इसको प्रतिशत में दे रखा है, तो प्रतिशत हमेशा कितने में से लेते हैं 100 में से। अगर यहाँ पे अपन को दे रखा है मोहन और ये ले लेते हैं रमेश, मोहन रमेश से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ये अगर रमेश 100% है तो ये अपना कितना परसेंट दे सकता है 120%। तो मोहन रमेश से 20% अधिक कार्यकुशल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूं तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 6 और यहाँ पे कितना रहेगा 5, यानी कि इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसका अनुपात कितना है 6:5। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रमेश की कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना, मोहन की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 6 और रमेश के कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है 5। ठीक है। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो रमेश की कार्य क्षमता कितनी है 5 और मोहन की कितनी है 6। अब इन दोनों का जोड़ कितना जाएगा 11 आ गया। ठीक है। अब 11 का मैं 15 से गुणा करूंगा तो कुल काम आ जाएगा अपने सामने। ठीक है। तो 11 का 15 से गुणा किया तो अपने सामने क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। अब कुल कार्य आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और 5 कितने हो गए 16। ठीक है। अब ये कितना आ गया अपने पास में, कुल कार्य अपने पास आ गया 165। कुल कार्य कितना आ गया 165। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, निकालना किसका है, रमेश अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब अपन को निकालना है रमेश अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रमेश की स्पीड कितनी है 5 की, रमेश की स्पीड कितने की है 5 की। तो 5 का मैं 165 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, पीछे 1 रात 33, यानी कितना आ जाएगा 33 दिन। अपना आंसर कितना आ जाएगा 33 दिन आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते, अगले वाला सवाल है, जैसे कि इस सवाल में अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सर के इसके बारे में मेरे को नहीं पता, तो इस सवाल के अंदर मैं पूरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर कहे कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अपन सवाल को कैसे करते हैं, पहले इन संख्याओं को अपन क्या लेते हैं, लसब लेते हैं। तो 5 और 15 का अपन ने लसब लिया, कितना आ गया 15। 5 का 15 में भाग दिया कितना आ गया 3 बार, 15 का 15 में भाग दिया कितना आ गया 1। अब यहाँ पे ए की स्पीड कितनी की, ये इनका क्या होता है कुल कार्य, ये अपन क्या लेते हैं कुल कार्य, और ये इनका क्या है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है। अब ए की रफ्तार कितने की है 3 की, बी की कितने की है 1 की, तो दोनों की मिला के रफ्तार कितने की हो जाएगी 4 की हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड आ जाएगी 4 की। इसमें ये चीज ध्यान दो, इस चीज का इसमें भाग देने पे ये आएगा, इसका इसमें भाग देने पे ये आएगा, और इसका गुणा करने पे कौन सी चीज आएगी ये। अगर 15 का मैं 15 भाग दूं तो 1 आएगा, 1 का 15 भाग दूं तो कितना आएगा 15। अगर 15 का मैं 1 से गुणा करूंगा कितना जाएगा 15। ठीक है। अगर मैं 4 का भाग दूं 15 में तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, वो चीज आ जाएगी। तो 3 बार कितना आ जाएगा 12, पीछे शेष कितने बचे 3, और भाग किसका दिया 4 का, यानी अपने पास दिन आ जाएंगे 3 सही 3/4 दिन। ठीक है, आ जाएंगे। तो यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 3 सही 3/4 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपना सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की लगातार छूट दी, उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अपने पास जनरली ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। इन सवालों को सोल्व करने का तरीका सीधा सा है, अपने पास अंकित मूल्य कितना है 400,
अगर मैं 25% की 100 रुपए पे 25% की छूट दूं तो कितने हो जाएंगे? 75/100। दूसरी छूट, पहली छूट तो ये हो गई, अब दूसरी छूट है 15% की। तो अगर मेरे पास कोई चीज 100 रुपए की है और 15% की मैं छूट दूं तो कितने में बेचूंगा? 85 रुपए में। तो इसके बट्टे में भी क्या लगा दूंगा? 100। ठीक है, अब इनको अपन को क्या करना है? काट छांट करनी है, तो काटा चाटी करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये 4 से काटा कितना गया? 25, और 25 को इससे काटा तो कितना गया? 3। अब यहाँ पे 3 का गुणा किया तो कितना जाएगा? 15, 24 और 1 25, कितना जाएगा? 255। यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया था? 255 रुपए में वस्तु को क्या किया गया था? बेचा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल पे। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके वर्गों का अंतर 36 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को करने के लिए अब जैसे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, जो निकालना है वो ज्ञात करते हैं। तो दो संख्या x और y मान लेते हैं। अरे x और y का अंतर कितना है? 4, और उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग कितने? x² माइनस y², कितना है? 36। अगर इसमें एक सर्वसमीका लगेगी या एक फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है? अगर ए बी वाला फॉर्मूला ए बी के टर्म में तुम्हें याद है तो सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा है? a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी। ये अपने सामने एक फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं कैसे अटैच करूं? अपने सामने फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे a² माइनस b² बराबर a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ये अपन को फॉर्मूला इस सवाल को करने के लिए याद होना चाहिए। अब इस सवाल को करने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो यहाँ पे अपन को क्या क्या चीज दे रखी है? a² माइनस b² दे रखा है, तो इसका मान कितना है? 36 बराबर, आगे अपने पास x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई कितना है? 4, तो इसका मान अपन को कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो गुणा में एक अपने पास वैल्यू है a प्लस बी, तो ये दोनों संख्याओं का जोड़ अपने सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 4 को तो ट्रांसफर करें तो 36 के अंदर मैं जैसे ही 4 का भाग दूंगा तो अपने पास a प्लस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो 36 के अंदर 4 का भाग दिया तो कितनी बार? 9 बार। अपने पास आंसर कितना आ गया? 9। तो संख्याओं का योग अपने सामने कितना आ गया? 9 आ गया। आगे वाले सवाल में बढ़ते हैं। देखो 7वां, एक बोतल की कीमत 115 रुपए है, बढ़कर 161 रुपए हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत बताओ। सीधी सी बात है, वृद्धि का अपन को क्या बताना है? प्रतिशत। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है? 115, 115 से बढ़कर वो कितनी हो गई? 161। यानी कि वृद्धि का प्रतिशत निकालना है अपन को क्या निकालना है? वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। तो पहले ऊपर क्या रखोगे? वृद्धि, जो भी अपने किलोग्राम में वृद्धि हुई है, रुपयों में वृद्धि हुई है, जो भी रेट है वो अपन ऊपर रखेंगे, और नीचे अपन क्या रखेंगे? जो उसका पहले मूल्य था, उसका जो वस्तु का पहले जो मूल्य था वो रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो अपने सामने क्या जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। तो अपने पास 115 से बढ़कर कितनी हो गई? 161। 115 से बढ़कर कितनी हो गई? 161 हो गई। तो पहले अपन क्या करेंगे? वृद्धि रखेंगे। तो वृद्धि 115 से 161 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि अपने सामने हुई है 35 प्लस कितने हो गए? 11। 35 और 11 अपने सामने हो गए 46। तो 46 रुपए की अपने पास क्या हुई? वृद्धि हुई है। और वस्तु का पहले मूल्य कितना था? 115। तो अपन ने कितना रख दिया? 115 इंटू 100 करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी तो इसको अपन को काटना है। काटेंगे तो किससे काटें? 5 से काटा, तो 5 से काटा तो कितना आ जाएगा? 23, और इसको 5 से काटा तो कितना आ गया? 20। अब 23 का दुगना कितना जाएगा? 46, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 40%। तो वृद्धि का प्रतिशत अपने सामने कितना आ गया? 40% वृद्धि हुई है कि नहीं हुई? हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल है अपने सामने, 19 का वर्ग ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, ऐसी संख्याओं के लिए तुम्हें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 19 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर नहीं याद है तो 19 का 19 से गुणा करके सीधा निकालो। तो 19 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें 19 का वर्ग याद होना चाहिए। तो 19 का वर्ग कितना है? 361। आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। अगले वाला सवाल है, 3 से विभाजित क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
अपने सामने सवाल है। तो अगर मैं बात करूं कि क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है 72, अगर इसमें औसत वाला कॉन्सेप्ट लगा है तो सवाल और आसान हो जाएगा। औसत क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि 5 लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है, तो वे संख्याएं पता लगाओ। अब इस सवाल को मैं कैसे करूंगा? अपने पास संख्या कितनी है? 5 लगातार सम संख्या है, तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 52। ध्यान रखें, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, सीधी सी बात है। औसत दे रखा है 52, तो 52 मिड में होगी कि नहीं होगी? होगी। और उसने बोला है कि 5 लगातार सम संख्या है। लगातार सम संख्या मतलब एक के बाद वाली सम संख्या है, तो आगे वाली सम संख्या कितनी होगी? 54, और आगे वाली सम संख्या कितनी होगी? 56, पीछे वाली सम संख्या कितनी होगी? 50, और इससे पीछे वाली सम संख्या कितनी होगी? 48। तो अपने पास सारी सम संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब यहाँ पे दे रखा है 3 से विभाजित क्रमागत 3 संख्याओं का योग कितना है? 72। तो अपने पास योग 72 दे रखा है, तो योग 72 दे रखा है, संख्या कितनी है? 3। तो औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अपने पास योग दे रखा है, तो योग कितनी संख्याओं का दे रखा है? 3। तो 3 का इसमें भाग जैसे ही देंगे तो अपने पास इसका औसत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो औसत अपने सामने इसका आ जाएगा, तो औसत आएगा तो कितनी बार? 2 बार, और यहाँ पे 4। तो 4 अपने सामने क्या आ गया? औसत। अपने सामने 4 क्या आ गया? अपने सामने 24 क्या आ गया? औसत आ गया। यानी कि 24 क्या है? बीच वाली संख्या। अपने पास लगातार 3 संख्या है, और 3 संख्याओं में से 24 क्या है? उसके जस्ट बीच वाली संख्या है कि नहीं है? क्योंकि औसत का मैंने बता रखा है, औसत हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो अपने पास 24 आ गया। 24 इन तीनों संख्याओं के बीच वाली संख्या है। तो आगे वाली संख्या 3 से विभाजित होने वाली कौन सी है? 25। 25 3 से विभाजित नहीं होती। 26 3 से विभाजित नहीं होती। और 27 अपने सामने 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती? होती है। 27 3 से विभाजित होती है। तो 27 3 से विभाजित होती है, तो सबसे इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 27। अगर मैं पीछे वाली संख्या की बात करूं तो 23 3 से विभाजित नहीं होती, 22 नहीं होती, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 21। क्लियर है? तो 3 संख्या वो कौन सी होगी? 21, 24 और 27। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल अपने सामने क्या है? एक वर्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? एक वर्त है अपने सामने, और वर्त अपने सामने ये r का है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r, और इसकी त्रिज्या को अपने कितना गुना कर दिया? 3 गुना। तो 3 गुना कर दिया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3r। त्रिज्या अपने सामने कितनी हो गई? 3r। तो अपन को पूछा है इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले मेरे को देखो, इन वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? इसका कितना है? 3r। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 1:3। त्रिज्याओं का अनुपात अपने सामने कितना है? 1:3। ध्यान रखना, अपने सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो ये अपन ने इसकी त्रिज्या ले ली, और ये अपन ने ले ली πr² तो अगर इनके अनुपात की बात करूं तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इनके त्रिज्या के स्क्वायर गुना अपन ने, सीधी बात है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्या के स्क्वायर गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे अपन जब त्रिज्याओं का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? स्क्वायर। तो इसका कितना आ जाएगा? 1, और इसका कितना आ जाएगा? 9। तो पहले इसका क्षेत्रफल 1 के अनुपात में था, अब कितना हो गया? 9 के अनुपात में। तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया? 9 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो क्षेत्रफल इसका कितने गुना बढ़ गया? 9 गुना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? अब सीधी सी बात है, दूरी तय करना। अपन को क्या पूछा गया है? दूरी। तो दूरी अपन को पूछा गया, दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल। तो अपने पास चाल कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपने पास समय कितना है? समय अपने सामने है 10 सेकेंड। ठीक है। अब दूरी अपन को किस में पूछी? ऑप्शन अपन को दे रखे हैं मीटर के अंदर दे रखे हैं। तो दूरी, सीधी सी बात है, दूरी अपन को पूछी गई है मीटर में। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि किलोमीटर और घंटे हमेशा साथ में चलेंगे, और
मीटर और सेकंड हमेशा क्या चलेंगे साथ में। अगर नहीं है तो उसको चेंज करो। अब अपन को दूरी किस में निकालनी, मीटर में, दूरी मीटर में निकालनी, तो समय अपने पास सेकंड में है ही, चाल अपने सामने क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किलोमीटर को किस में, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपन किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का। ये ध्यान रखना, 5/18 और 18/5। तो इसमें अपन किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। ठीक है, अब 5/18 का गुणा करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन के ये आएगी 10 × 90 × 5/18। तो इसको सोल्व किया तो 90 कितनी बार कट गया, 5 बार। ठीक है, 5 × 25, 25 के पीछे 0 लगा दिया, कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यानी कि अपना सही उत्तर कितना हो जाएगा, 250 मीटर। आगे बढ़ते, आगे अपने सामने है दो संख्याओं का HCF 13 है तथा उनका अनुपात कितना है, 4:7। तो वह संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो अपने पास संख्याएं हैं, कोई भी संख्या 2 है जैसे, उसका अनुपात कितना है, 4:7, और उनका HCF कितना दे रखा है, HCF अपन को दे रखा है 13, और अपन को वो संख्या पता लगानी है। तो सीधी सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे कर सकते हैं, x मान के करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 4x कर सकते हैं, इसको कितना कर सकते हैं, 7x कर सकते हैं। अब इस सवाल को x से न मान के सीधा सीधा करें, तो x ना मानते हुए सवाल को सीधा सीधा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें। अगर x नहीं माने, x मान के तो कर सकते हैं, पर x नहीं माने तो अगर इस सवाल को अपन सीधा सीधा करें तो सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं, 4 और 7 का HCF कितना होता है, 1 होता है। अगर अनुपातों का अपन देखें तो 4 और 7 का अनुपात, HCF कितना होता है, 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, 13/1। ठीक है, क्योंकि HCF 13 दे रखा है और अनुपातों का अपन HCF निकाला कितना आ गया, 1, तो 13/1 कर दिया। अब अपन को क्या निकालना है, तो वह संख्याएं कौन कौन सी होगी, अपन को निकालना है वह संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो पहली संख्या कौन सी है, 4 के अनुपात में, तो इसका गुणा कर दिया 4 से, तो ये अपने सामने पहली संख्या देगी। और अपन को दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे 13/1 × 7। तो अपने सामने कौन सी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसका अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52, और दूसरा अपन गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 9, 91। तो अपने सामने उत्तर कितना जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी 91, तो उत्तर कितना जाएगा, 52 और 91। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल में चलते हैं। आगे वाले सवाल में देखते हैं कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना है। भुजाओं का अनुपात अपने सामने दे रखा है 2:3:4:5। ठीक है, अब उसका परिमाप दे रखा है 168 सेंटीमीटर। परिमाप अपने सामने कितना दे रखा है, 168 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, जैसे कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का परिमाप क्या है, परिमाप मतलब इसकी सभी भुजाओं का क्या है, जोड़। परिमाप मतलब इसकी सभी भुजाओं का क्या है, जोड़। जैसे अगर इसकी भुजाओं का ये दे दूं B, ये दे दूं C और ये दे दूं D, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसके चारों भुजाओं का जोड़, अपनों को क्या कहते हैं, परिमाप, यानी कि इसकी बाउंड्री। ठीक है, अगर अब क्या करेंगे, सवाल को परिमाप कितना दे रखा है, 168। ठीक है, 168 परिमाप दे रखा था, इसके सभी अनुपातों का जोड़ कितना है, 5 5 10, 10 और 4 कितने हो गए, 14। तो इसका जोड़ कितना आ गया, 14। और अपन को क्या निकालनी है, अपन को निकालनी है सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 2 के अनुपात में, तो अपन किसका गुणा कर देंगे, 2 का। तो 2 से 14 को काटा कितनी बार, 7 बार। अब 2 को 14 से काटा 7 बार, यहाँ पे कितना जाएगा, क्लियर है ना, ये क्लियर कि परिमाप क्या होता है, परिमाप इस चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 168। तो परिमाप क्या होता है, उसकी सभी की सभी भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उनके सारी भुजाओं का जोड़, तो उसके चारों भुजाओं का जोड़ है तो A + B + C + D, इनके सभी भुजाओं का अपन क्या लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 168 क्या है, इसका परिमाप है। तो 168 इसका परिमाप है, तो यहाँ पे अनुपातों में इनकी सभी के सभी भुजाओं का जोड़ कितना होगा, 14। तो 168/14। अब सवाल में पूछा है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। सवाल में अपन को क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा जो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भुजा होगी। तो इसका अपन ने गुणा कर दिया 2 से। तो 2 से 14 को काटा कितनी बार, 7 बार। अब यहाँ पे कितना, 2
7 चौक 28, तो कितना जाएगा 24, यानी सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी 24। आगे वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो बिल्कुल आसान सवाल है, x का क्यूब भाग 25 बराबर 625। इसका अपन को उत्तर निकालना है कि x बराबर क्या होगा। अपन को क्या निकालना है, x बराबर क्या होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जो चीज भाग में है उधर जाएगी तो गुणा में जाएगी, तो x अपने पास क्या है क्यूब। तो यहाँ पे है 625 बटा जो भी चीज यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो अपन पक्षांतर करेंगे तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इजीली समझाने के लिए, x क्यूब बटा 25 बराबर 625। अब ये 25 इधर भाग में उधर जाएगी तो गुणा में, तो x क्यूब बराबर 625 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, घनमूल में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, x बराबर 625 इंटू 25। ये क्या हो जाएगा, इसका अपन को क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल क्या निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल अगर मैं निकालूँ कितना होगा, 2 होगा। तो सिंपल सा 8 के अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टुकड़े होंगे तो इसका घनमूल कितना जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कैसे 625 अगर इसके मैं टुकड़े करूं, तो टुकड़े करूंगा तो 625 क्या होता है, 625 होता है 25 इंटू 25, और ये 25 अपने सामने पहले से है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 इंटू 25, तो इसका घनमूल कितना जाएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा। तो 25 आ जाएगा, तो x बराबर अपने पास उत्तर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 25। तो अपने पास x बराबर कितना आ गया 25। आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर तुम्हें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होंगे तो सीधा सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। अगर सीधा सीधा उत्तर नहीं निकाल सकते तो इसमें अपन एक और ट्रिक बता देता हूं जिससे उत्तर निकाल पाएंगे। बाकी यहाँ पे तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद है तो सीधा सीधा उत्तर निकल रहा है 159। अगर नहीं निकल रहा तो एक ऑप्शन, एक तरीका अपने सामने और है जो पूछ सकता है। 1 का स्क्वायर अपन पता लगाए तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो अगर मैं बात करूं ये सारे की सारी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ये सारी की सारी अपने सामने क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा, ये होंगे और ये नहीं होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 4 होगा क्योंकि ये रहा 4 और ये रहा 4। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होगा 6 भी हो सकता है। ऐसे चलते हैं तो 7 कभी भी नहीं होगा। 8 होगा क्या, 8 बोलो, यहाँ पे कहीं 8 दिख रहा है क्या, 8 नहीं दिख रहा तो 8 नहीं होगा। 9 हो सकता है क्योंकि 9 ये रहा तो अपने सामने 9 हो सकता है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ये हो सकते हैं और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ये कभी भी नहीं होंगे। 2 कभी भी नहीं होगा, 3 कभी भी नहीं होगा, 7 कभी भी नहीं होगा और 8 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो अपन को 1 से लेकर 30 तक के अगर स्क्वायर याद है तो सीधा सीधा ठीक हो रहा है 159। तो ऐसे ही मैं आपके सामने हमेशा हाजिर रहूंगा 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेके, जिसमें से लगभग सारे के सारे सवाल तुम्हारे लास्ट ईयर के पेपर में आने वाले होंगे या लास्ट ईयर के पेपर में आ रखे होंगे, और कुछ सवाल अपन ऐसे उठाएंगे जो तुम्हारे 100% चांस बनते हैं कि आने वाले पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक।